प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे निरंतर वीडियो देने के क्रम में जो आगे की कड़ी मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूं। आज गणपति का दिन है, सिद्धि विनायक का दिन है। तो आज बुधवार को 23 अप्रैल को मैं अति महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के बीच ला रहा हूं। तो जैसा कि आप सर्वविदित है, बार बार मेरे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं और हमसे बहुत उपेक्षा भी आप लोग करते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं बताया था एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। तो मैं प्री हिस्ट्री के तहत स्टोन एज और कॉपर एज को विस्तार पूर्वक पढ़ाते हुए आगे जो मैं प्रोटो हिस्ट्री के तहत इंडस वैली सिविलाइजेशन को कई वीडियो में विस्तार पूर्वक कॉन्सेप्ट के साथ पीसीएस के हर बिंदु को ध्यान में रखते हुए, चाहे पीटी और मेंस हो, मैं प्रस्तुत कर चुका। तो आगे वीडियो देने के क्रम में मैं प्रोटो हिस्ट्री के तहत ऋग्वेदिक काल को पढ़ा चुका हूं और प्रोटो हिस्ट्री के तहत उत्तर वैदिक काल में मैं बताया था कि उत्तर वैदिक काल जो है प्रोटो हिस्ट्री के तहत उत्तर वैदिक पीरियड। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, उत्तर वैदिक पीरियड जिसकी रचना आर्य लोग मध्य एशिया से भारत आ रहे हैं, अपनी जो मुख्य संपत्ति पशु है उसकी चारागाह के लिए ईरान और इराक से अफगानिस्तान होते हुए पंजाब की भूमि पर आ रहे हैं और वो पंजाब में ऋग्वेदिक काल में सिंधु और उसकी सहायक नदी किनारे बस गए। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अमूलचूल परिवर्तन यह हुआ कि वो पंजाब से आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़े, गंगा घाटी क्षेत्र में आगे अपना विस्तार किए और नतीजा ये हुआ कि उत्तर वैदिक काल के सोशल लाइफ में, इकोनॉमिकल लाइफ में, रिलीजियस लाइफ में एक अस्थायी परिवर्तन और एक अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल के पूर्व के वीडियो में मैं पॉलिटिकल लाइफ को विस्तार पूर्वक कॉन्सेप्ट के द्वारा पढ़ा चुका हूं और उत्तर वैदिक काल में जो आज की जो कड़ी होगी, सिद्धि विनायक गणपति के दिन का जो कड़ी होगा, वो कड़ी होगा इकोनॉमिक्स लाइफ ऑफ उत्तर वैदिक पीरियड। तो ध्यान दीजिए, आज का कड़ी है इकोनॉमिक्स लाइफ ऑफ उत्तर वैदिक पीरियड इन इंडिया। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल की जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक्स लाइफ है, तो ऋग्वेदिक काल में उसके जीवन में अस्थायीपन नहीं है। उसकी दिमाग हमेशा कबीले के रूप में परिवृत्त है। वो अपनी कबीला जो पशु है उसकी चारागाह के लिए एक स्थान से दूसरा स्थान अच्छी घास के लिए हमेशा परिवर्तनशील है। तो ऋग्वेदिक काल में अस्थायीपन का अभाव है। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल में वो गंगा घाटी उत्तर प्रदेश में बढ़े तो उसके पॉलिटिकल स्थिति, उसके इकोनॉमिकल स्थिति में, रिलीजियस में अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। अब क्या परिवर्तन हो रहा है कि जैसे वो पंजाब से आगे बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की ओर गंगा घाटी क्षेत्रों में, तो मैं यह देख रहा हूं कि पुरातत्व जो है, आर्कियोलॉजी साइंस, यह बता रहा है जो है इकोनॉमिक्स लैब में कि गंगा घाटी क्षेत्रों में चित्रित धूसर मृतभांड आए। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, उत्तरी काली पालिश वाले मृतभांड का मतलब मिट्टी का बर्तन बड़ी संख्या में मिले। तो यह चित्रित धूसर मृतभांड और उत्तर काली पालिश वाले मृतभांड, यह पुरातात्विक आर्कियोलॉजी के द्वारा यह सिद्ध करने में यह प्रूव कर पा रहे हैं, लोग साबित कर पा रहे हैं पूरी रूप से कि यह चित्रित धूसर मृतभांड, उत्तरी काली पालिश वाले मृतभांड उत्तर वैदिक काल में यह अस्थायी का सूचक है। नंबर एक बात। दूसरी बात है कि उत्तर वैदिक काल में 1000 बीसी के आसपास अंतजरी खेरा, जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है, इसमें लोहे का खोज हुआ और लोहे के उत्पादन के कारण जो हमारा कृषि व्यवस्था है उत्तर वैदिक काल में, उसमें अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लोहे की फाल के कारण जुताई ज्यादा हुई, उत्पादन ज्यादा हुआ और इतना ज्यादा उत्पादन हुआ कि वो उस अनाज को बेचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर गए।
तो अनाज उत्पादन के कारण कृषि में जो अमूलचूक परिवर्तन एकाएक देखने को मिला। और दूसरी बात कि यह जो लोहा है उत्तर वैदिक काल में, जो अंतजरी खेरा जो प्रेजेंट में भी मेरठ है, इस लोहा को उन लोग श्याम और कृष्ण अयस के नाम से विभूषित किए, आर लोग। अब बात होती है कि इस लोहा ने एक प्रकार की क्रांति ला दी, उसके इकोनॉमिक्स लैब में अचानक एक परिवर्तन ला दिया, और वो परिवर्तन इतना अमूलचूक परिवर्तन हुआ लोहा ने कि उसकी दिशा और दशा को ही बदल दिया। तो उत्तर वैदिक काल की जो दिशा और दशा है, गंगा घाटी क्षेत्रों में जो लोहा की खोज हुई, वो एक प्रकार की क्रांति ही कह सकते हैं, जो उसके जीवन में दिशा और दशा बदलने में काफी सफल रही। अब बात होती है कि उत्तर वैदिक काल में जो कृषि व्यवस्था है, उत्तर वैदिक काल की जो कृषि व्यवस्था है, मैं इसको खंड बाय खंड पढ़ा रहा हूं। कृषि, जिसे एग्रीकल्चर कहा जाता है, पशुपालन, जिसे डोमेस्टिक कहा जाता है, और व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य यानी कॉमर्शियल ट्रेड। तो मैं एक एक खंड को विस्तार पूर्वक आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अब है कृषि। कृषि ने, लोहा ने एक अमूलचूक परिवर्तन कर दिया, और इस लोहा को उस समय श्याम और कृष्ण अयस के नाम से जाना गया। अब उत्तर वैदिक काल में काठक संहिता और शतपथ ब्राह्मण, जो सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है, यजुर्वेद का भाग है शतपथ ब्राह्मण, उसके द्वारा यह रिफरेंस बताया जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े बैल के द्वारा जुताई होने लगी, और उस बैल में 2, 4, 6, 8, 12 और 24 बैल का प्रयोग किया गया। तो यह बता रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में 2 से लेकर 24 बैल का होना, इसका मतलब कि कृषि व्यवस्था में अंधाधुंध परिवर्तन हुआ, कृषि व्यवस्था में एक प्रकार की क्रांति ही आई, जो इतने बड़े पैमाने पर खेती होने लगी। अब बात होती है कि शतपथ ब्राह्मण में जुताई, बुआई और कटाई का जिक्र है, तो निश्चित तौर पर पैदावार ज्यादा हो रहे हैं। और दूसरी बात, यह जो हस्तिनापुर है, जो अभी दिल्ली आसपास हुआ करता है, जो उस समय कुरु क्षेत्र थी हस्तिनापुर, इस हस्तिनापुर से जो है चावल और गन्ने के अवशेष मिल रहे हैं। दूसरी बात, जहां अंतजरी खेरा, जहां से लोहे का प्रमाण मिला, वहां से गेहूं, जौ और चावल तीनों के प्रमाण मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उत्तर वैदिक काल में चावल की खेती ज्यादा होने लगी गंगा घाटी क्षेत्रों में, और उस समय चावल को ब्रीही और तंदुल कहा गया। फिर सुनिएगा, उस समय चावल को ब्रीही और तंदुल कहा गया, गेहूं को गोधुम कहा गया, यव को जौ कहा गया, और उड़द का जो दाल होता है उसको मरन कहा गया। तो निश्चित तौर पर उत्तर वैदिक काल में जो मुख्य फसल है, गेहूं है, जौ है ना, चावल है, यानी चावल, गेहूं और जौ मुख्य फसल है, जिसका मैं भी जिक्र किया आप लोग के बीच। तो उत्तर वैदिक काल में मैं कृषि की आर्किटेक्चर को बताया कि कृषि कितनी मजबूत हो गई। अब बात होती है कि उत्तर वैदिक काल में दूसरे नंबर पर पशुपालन है, डोमेस्टिक है। उत्तर वैदिक काल में गाय, बैल, भैंस, और पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार हाथी को भी पालतू उत्तर वैदिक काल में बनाया गया। तो कृषि के बाद अगर अर्थव्यवस्था का दूसरा मुख्य साधन है तो वो पशुपालन ही है। तीसरा है और व्यापार और वाणिज्य। तो उत्तर वैदिक काल में पहली बार गंगा घाटी क्षेत्रों में चांदी के सिक्का की खोज हुई, और हिंदुस्तान का जो पहला सिक्का है जो चांदी का बना होता था, उसमें कुछ तांबे भी मिलाए जाते थे, लेकिन अधिकांश चांदी होती थी। तो उस सिक्का को आहत सिक्का कहा गया, करपासन सिक्का कहा गया, पन सिक्का कहा गया। तो यह सिक्का ने व्यापार में एक प्रकार की, बहुत प्रकार की गति प्रदान कर दी, जिससे मेरा व्यापार और वाणिज्य भी काफी बढ़ गया। समाज में लोग धन को कमाने के लिए होर हो गई, क्योंकि सिक्का का आविष्कार हो गया, और इसी गंगा घाटी क्षेत्रों में सिक्का का आविष्कार हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में जो कमर्शियल ट्रेड है, व्यापार और वाणिज्य है, वो वस्तु विनिमय है, और वस्तु विनिमय का मुख्य साधन है गाय और सिक्का।
तो गाय उसकी मुख्य संपत्ति है। और उस समय सोने के सिक्का को निष्क कहा गया, चांदी के सिक्का को शतमान कहा गया। तो सिक्का ने एक अमूलचूक व्यापार में परिवर्तन दिया। और उस समय जो व्यापारी होते थे उसको श्रेणी के नाम से भी जाना जाता था। व्यापारी अपने पैसों को ब्याज पर भी लगाते थे, क्योंकि इतना धन वो कमा लिए कि वो अपने पैसे को ब्याज पर भी लगाने लगे। और उस समय जो ब्याज पर रुपया लगाते थे उसको खुशी दंड भी कहा गया। उत्तर वैदिक काल में जो औरत होती थी वो कढ़ाई बुनाई की काम करती थी। उसका मुख्य व्यवसाय जो है बुनाई होता था। तो फ्रेंड्स, मैं इसको पूरा विस्तार से एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक, व्यापार और वाणिज्य को बताया हूं, जो आपके पीसीएस के कॉन्सेप्ट के व्यू से, मेंस के व्यू से, और इसमें कई फैक्ट हैं, तो आपकी ऑब्जेक्टिव व्यू से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हर पीसीएस के एग्जाम, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट का कोई पढ़ाई है ही नहीं जीवन। तो मैं पूरा इसको बिल्कुल समझा दिया वीडियो को मैं। तो मैं आज इकोनॉमिक्स लैब ऑफ उत्तर वैदिक पीरियड को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। समय मिलने पर मैं फिर अगला वीडियो में प्रस्तुत कर पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त चल रहा हूं एग्जाम में, कॉलेज को लेकर। तो निश्चित तौर पर अगले वीडियो में मैं आ रहा हूं आप लोगों के बीच रिलीजियस लैब ऑफ उत्तर वैदिक पीरियड को लेकर। आप वीडियो का आनंद लीजिए, पूरा इसका गहराई से इसको वीडियो को बार बार देखिए। आपको पूरा हर चीज, हिस्ट्री में कोई परेशानी ही नहीं रहेगी मेरे विषय में। और इसका भरपूर लाभ लीजिए, और बड़े से बड़े एग्जाम जैसा कि आप हम बार बार वीडियो में दे रहे हैं। मेरे जीवन का मकसद है कि हिंदुस्तान में बच्चे बड़े से बड़े जॉब को क्रैक करें, और जब क्रैक तब करेंगे जब उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरी अवधारणा क्लियर हो जाएगी। मैं प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के बीच, अथक बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा हूं आपकी कामयाबी के लिए। आप इसमें प्रयत्नशील रहें, एक दिन कामयाबी मिलेगी। इसी की मेरे साथ शुभकामना भी है आपकी कामयाबी का। इसी के साथ अपनी वीडियो को और वाणी को ही विराम देता हूं। धन्यवाद।